अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ ईरान की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर के साथ। 9 मिसाइल, 300 ड्रोन्स जिस तरह से मार गिराए इसराइल के ऊपर, ईरान ने तमाम मुस्लिम ममालिक का दिल जीत लिया। खुशी का समा ना सिर्फ गजा में था, पाकिस्तान और ईरान में भी तमाम मुस्लिम ममालिक इस पर जश्न मना रहे हैं कि जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा ईरान ने किया, किसी और मुल्क ने तो नहीं किया। हाँ, एक तरफ तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और दूसरी जानिब ये कहा जाए कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है इससे, तो इसके ख़तरात भी मंडला रहे हैं। बात इसी की करनी है। और ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कितना अहमियत का हामिल है। इस हमले के बाद, इसराइल ईरान तनाज़े के बाद, अब हम देख रहे हैं कि अगर ईरानी सदर पाकिस्तान आते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये दौरा और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पर। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं ईरान का रिएक्शन, इसराइल का एक्शन, और मज़ीद इसराइल अब जंग को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट मज़ीद धमकियां दी जा रही हैं ईरान को भी और गज़ा के हवाले से भी कि अब ये सिलसिला थमेगा नहीं, बल्कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने की तरफ भी इशारे किए जा रहे हैं। कैसा देखते हैं? जो आपने आखिरी बात की है कि ये वाकई एक सीरियस मैटर है और ये दुनिया की पीस के लिए एक सीरियस मैटर है, ये वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, सारी चीज़ें बजाएं। इसका जवाब ये है कि ये सारा अब डिपेंड करता है कि इसराइल इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है। ये तो एक अलग चैप्टर है, मगर पहले ईरान की पोजीशन जो है, जो असल वाक़या है, वो बताना ज़रूरी है। थोड़ी सी मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में चल रही है। इसकी बैक ये है कि सीरिया, शाम जो है, शाम में एक ईरान की एक एम्बेसी है। अब जो वर्ल्ड वाइडली लॉ है ना, किसी मुल्क के अंदर जहाँ पे भी आपकी एम्बेसी होगी ना, वो उस मुल्क की ज़मीन भी नहीं जाएगी। मसलन अगर दिल्ली में पाकिस्तान का जो सफारत खाना होगा ना, हमारी जो एम्बेसी होगी वो पाकिस्तान गिना जाएगा। अगर वहाँ जो भी कुछ होगा वो पाकिस्तान की सरजमीन समझी जाएगी। अब ईरान की जो पोजीशन है, मैं आपको ऑफिशियल पोजीशन बताने लगूँ, उसमें गजा कहीं नहीं है, उसमें फ़लस्तीन कहीं नहीं है, उसमें बदला शदला कोई नहीं है। अगर बदला भी था तो 6 महीने से हो रहा है ये काम। सफारत खाने पर नहीं, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो ईरान की ऑफिशियल पोजीशन है, जो मैंने स्टडी किया, वो ये कह रहे हैं कि सीरिया, इन्होंने इसी महीने में शुरू में हमारे सफारत पे हमला किया था, सफारत खाने पे, तो हमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो इजाज़त देता है कि आपने हमारी सरजमीन पे हमला किया, आपने ईरान पे हमला किया है, सीरिया की जो एम्बेसी थी, लिहाजा हमने उसके जवाब में आप पे हमला किया। तो वो कह रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं की, हमने एक कानूनी जंग किया, आपने हमारी ज़मीन पे हमला किया था, हमने आपकी ज़मीन पे हमला किया। ये तो है असल इसकी पोजीशन। मेरा ख्याल में से गजा या फ़लस्तीन कहीं नहीं आता। जो आपने खुशी का इजहार किया, मैं आपकी खुशी को ख़त्म नहीं करना चाह रहा, मैं एक पोजीशन देना चाह रहा हूँ। अब जो लास्ट मेरा कमेंट है वो ये कि इस सारी सिचुएशन पे जो दुनिया इस वक्त सारी देख रही है, उन्होंने वैसे 48 आवर्स दे दी हैं। इसराइल ने कहा है कि हम 48 आवर्स देते हैं, और इंटरेस्टिंगली अमेरिका की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैं अभी खुद भी इसको समझ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ईरान पे हमला करेगा तो हम आपके साथ नहीं है। ये भी समझने वाली चीज़ें हैं। तो जो असल इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, वो देख रही है कि इसराइल इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है। तो अगला जो फ्यूचर है इस वॉर का, इस रीजन का और दुनिया के अमन का, वो अब इसराइल पे डिपेंड कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि ईरान को गजा बनाएंगे। राना साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अगर अब ईरान पर हमला होता है इसराइल की जानिब से, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा, जंग बढ़ती चली जाएगी। देखिए, और मलिक साहब का पॉइंट भी जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। एक तो ये बात है कि मलिक साहब जो कह रहे हैं ना, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये गजा का, ये फ़लस्तीन का मसला नहीं है। ये बेसिकली फ़लस्तीन और गजा का ही मसला है जी। क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क था इन बेबस, बेहिस और जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गुलाम हुक्मरानों के अंदर एक ईरान था जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा था। बेशक, ठीक है। तो इसराइल से जो उसकी पिछले काफ़ी अरसे से एक खामोश जंग चल रही थी, क्योंकि जो फ़लस्तीन के अंदर मुतारिब ग्रुप 2-3 हैं, उनमें से एक तो ईरान के सपोर्ट से चलता है, और कोई डाउट ठीक है ना। और ईरान ने ये बाकी मुस्लिम ममालिक के मुनाफकत से निकल के उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया जी। तो ये जो हमला हुआ था, ये उसी की कंटिन्यूटी है, नंबर 1। तो आप इख्तलाफ कर रहे हैं मलिक साहब की बात से। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये हमला जो ईरान ने किया, ये कोई जंग के लिए नहीं किया है। जंग के लिए किया होता तो उन ड्रोन्स के साथ वॉरहेड लगे होते, जो वहां जाके तबाही फैलाते, कोई एक बंदा ही मर जाता। ये ऐसे ही जैसे शादी पे शुरली पटाखे चला दें आप,
ठीक है, लेकिन उसने सिंबॉलिकली ये पूरी दुनिया को और अपनी आवाम को एतमाद दिया कि हम जंग लड़ सकते हैं। उसने अभी जिसे कहना चाहिए ना कि कोई लोगों की जानें लेने के लिए हमला नहीं किया, उसने सिर्फ ये बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं जी। और इससे बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हुए। बरतानिया ने तैयारा भेजा उन्हें रोकने के लिए, एक इस्लामी मुल्क जॉर्डन जो है वो इन्हें डिफ्यूज करता रहा, इसराइल का दिफा जो है मुसलमान मुल्क कर रहा था, ठीक है। इन मुनाफिक हुक्मरानों के चेहरे एक्सपोज किए उसने, ईरान ने। ये काम जो उसने किया है, ये मैं समझता हूं कि ये चाहे उसने वो वारहेड्स के बगैर सारा कुछ किया, लेकिन उसने एक अपने अटेम्प्ट से 3 मैसेज दिया दुनिया को। एक तो ये कि अभी भी कोई मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनमें गैरत जिंदा है, ठीक है। दूसरा उसने ये बताया कि ये मुस्लिम ममालिक जो इस्लाम का नाम लेते हैं कितने इस्लामी हैं। जॉर्डन जो है वो ही दिफा करता रहा इसराइल का। तीसरा ये जो अमेरिका दुनिया का मामा बना फिरता है, अमन का बड़ा दाई बनता है, बेसिकली इसराइल के तमाम जराइम के पीछे अमेरिका खड़ा है। इसराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है और वो उसने इसको साबित भी किया। तो मैं समझता हूँ, और इसराइल अगर ये चाहता है कि ये जंग, इसराइल नहीं, आई एम सॉरी, अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग तीसरी आलमी जंग में बदल जाए, तो इसकी कीमत अमेरिका को भी अदा करनी पड़ेगी। खाली ये खलीज की जंग नहीं होगी, ये पूरी दुनिया में फैलेगी। ईरान पे कुछ होगा तो उसके असरात पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर भी आएंगे। चीन खड़ा है, चीन के ऊपर आएंगे, चीन ईरान के पीछे खड़ा है। तो ये कोई इतना मतलब आसान काम नहीं है कि आप तीसरी आलमी जंग शुरू कर दें। वैसे इसके असरात, वो कहते हैं चांद गेंद कुत्तों पे भारी, वो आने अभी आज ही कल देख लीजिएगा, शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। और आज ही पाकिस्तानियों की जिंदगी जो है वो गजा के फलस्तीनियों जैसी हो जाएगी। अभी पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, मुड़ के फिर और बढ़ जाएगा, और उस नाम पे पता नहीं और क्या क्या कुछ हो जाएगा। बात करेंगे इस पर मलिक साहब, वापस उसी पॉइंट पर। 1724 किलोमीटर का फासला है ईरान और इसराइल के दरमियान। ये अगर मामला बढ़ जाता है, जंग छिड़ जाती है, तो ये रुकने का नाम नहीं लेगी। आप तो इत्तेफाक नहीं कर रहे इस पॉइंट से कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट गजा के हवाले से, इसराइल कशीदगी के हवाले से बढ़ रही है। नहीं, मेरी एक मिनट सुन लें। यहाँ बहस ये नहीं हो रही कि नवाज शरीफ मुझे अच्छा लगता है या इमरान खान राना को अच्छा लगता है। मैंने एक पोजीशन आपको ऑफिशियली बताई है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने आपको एक साइंटिफिक, एक रियलिटी बेस ईरान की पोजीशन बताई है कि उन्होंने बताया कि हमारी सरजमीन पे हमला हुआ है सीरी पे, हमने उसका जवाब दिया। ईरान तो पहले से इस हाड़ में बैठा हुआ था तो पहले 6 महीने पहले क्यों नहीं किया ना हमला? मेरा तो ये आर्गूमेंट है। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन बेस बात कर रहा हूँ। आप कह नहीं कि मेरा राणे से इख्तलाफ हो गया, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। एक मिनट है, अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मलिक साहब एक मिनट है, मलिक साहब जो कह रहे हैं ना वो बात, ये जो आप कह रहे हैं 6 महीने पहले हो जाता, ये जब उन्होंने ईरानी सिफारत खाने पे हमला किया, उसमें 8 ऑफिशियल जो हैं वो शहीद हुए, पासदारान इनकलाब के 2 लीडर शहीद हुए, जिसके बाद ये सारी गेम शुरू हुई है। ये असल सिचुएशन ये वो इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं तो बहस कर ही नहीं रहा, मैं तो ईरान की ऑफिशियल पोजीशन आपको बताई है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी जमीन पे हमला किया, इन्होंने हमारे लोग मारे हैं, अब हम इनको बदला लेंगे। हाँ, जो चीज़ इसमें अहम है वो ये अहम है कि इसराइल के लिए जो 6 माह वाकई बहुत डिफिकल्ट है। वो पूछे क्यों? वो इस तरह कि पहले फ़लस्तीनियों ने जो उनका एक उनको बड़ा जोम था कि ये दुनिया की सारी जो समझे कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया को तासर दिया था कि ये जो इसराइल की फ़िज़ा है ना, हवा जो है, ये हम कोई दुनिया का इसमें मज़ाइल नहीं आ सकता, हमारे पास ऐसा सिस्टम है। ये ज़रूर प्राइड उनका चला गया। पहले 6 महीने पहले उन्होंने हमला किया, वो आपको पता है 500-600 के करीब। और ये कमाल की बात है, 3 जगहों में इतने इसराइली नहीं मरे जितने उन्होंने मार दिए, पहली बात। अब ये जो एक हवाले से नफ्सियाती तौर पे जो आप कहते हैं ना किसी की अना, या आप अपने एक इमेज बनाया होता कि हम इसराइल है, हम पे कोई मजाइल नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ चाहे वो फुल जड़ी भी वहां पहुंची है, ईरान ने वो एक साइकोलॉजिकली पनिश कर दी इसराइल को। हाँ, वो वारहेड लगता तो वारहेड जाके वहां पे। अच्छा, राना साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो मुनाफिकीन है मुस्लिम ममालिक में, उनके असल चेहरे खुलकर सामने आए हैं। मैटर अगर गजा का ही उठाकर देख लें तो हम पाकिस्तानी ममालिक, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक जो हैं, सिफारती और तिजारती मामलात ख़त्म करने के अलावा, ख़त्म करना तो दूर की बात, कह ही देते या अमल कर देते तो मामलात और हालात आपको नहीं लगता आज जो हैं इससे कुछ और होते?
नहीं, उसमें भी थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखें तो फ़लस्तीन का या इसराइल का इशू कल का तो नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपने उनके चेहरे देखे, वो तो लेकिन जो अब नस्लकुशी हो रही है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि नस्लकुश रियासत है इसराइल, मेरा तो आर्गूमेंट तो आप सुन लें ना, मेरा आर्गूमेंट सुन ले। आपने कहा जो असल चेहरे बाहर आए हैं, वो भाई चेहरे तो 48 से बाहर आए हुए हैं। इसराइल की छोटी सी बात करते हैं, इसराइल तो मेरा लिए जितनी हमारी ये ग्वाल मंडी है, इतना सा मुल्क है, उसके जो पाँव में नीचे जाके उसके साथ इजिप्ट है, राइट पे उसके साथ उर्दन है, सर पे उसके लिबनान है, सर से थोड़ा हटो तो वो सीरिया है, तो सामने समंदर है। अमेरिका। नहीं वो आप बात सुना करें ना, फिर आप बात को कंफ्यूज ना करें। मेरा सवाल है कि ये जो चेहरे आपने मुनाफिक देखे, ये 48 में नहीं थे, 49 में थे, नहीं 50, ये 75 ईयर से यही फेसिस है। मैं आपकी बात को कंफर्म कर रहा हूं, मैं उसकी बात से बात जोड़ रहा हूं कि ये नहीं कि पहले ये बड़े इनकलाबी थे या पहले ये बड़े। Then what should मुस्लिम ममालिक do? मुस्लिम ममालिक को मेरे ख्याल में सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इसराइल के पास क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे पहले कौन सी सबसे पहले इकोनॉमिक पावर है। हाँ। पैसा, दुनिया की रियलिटी, सारी हिस्ट्री आप पढ़ लें, जो इकोनॉमिक माइट है वही मिलिट्री माइट होती है। जब आप दूसरों से कर्जे लेंगे, दूसरों की पॉलिसीज से चलेंगे, कभी IMF पे फंसे हैं, कभी आप उनकी कई कई चीज़ों पे फंसे हुए हैं, वो तो अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता। जॉर्डन का जो किंग है वो रिकॉर्ड मौजूद है, उसके ताल्लुकात सदियों पुराने थे इसराइल के साथ। मुझे शाह हुसैन का बड़ा नाम था, बड़ा ग्रेसफुल आदमी समझा जाता था, उसके पुराने उनसे रिलेशन थे। तो ये चीज़ें कोई छुपी नहीं है। मैं राने की बात को थोड़ा तंजन बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना फेसिस उनके बाहर आ गए, तो भाई वो तो 76 साल से दुनिया को पता है कि मुसलमान इकट्ठे नहीं है। और इसराइल को तो वैसे ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अब ये कह रही है कि नस्लकुश रियासत है, और ये तो नहीं छोड़ेंगे। अब ईरान ने जो कुछ किया है, अब जवाबी हमला तो होगा इसराइल की जानिब से। देखिए बात ये है कि 75 साल से मुस्लिम ममालिक इसराइल को किसी न किसी तरह टॉलरेट कर रहे हैं। चलें, कुछ गरीब ममालिक की तो समझ आती है कि वो IMF के हाथ फंसे हुए हैं, वो अमेरिका के हाथ फंसे हैं। चलो, वो बेचारे गरीब ममालिक चूँ चाँ नहीं कर सकते, वो कोई एक सख्त बयान भी नहीं दे सकते कि उन्हें नज़ला ज़ुकाम ही ना हो जाए। तो कि सऊदी अरब जो है वो तो IMF का गुलाम नहीं है। या मिस्र की भी खैर हालत बहुत पतली कर दी अमेरिका ने चुन चुन के खलीज के ममालिक को कमज़ोर किया। लीबिया का बेड़ा गर्क किया, इराक का बेड़ा गर्क किया, शाम का बेड़ा गर्क किया, मिस्र का बेड़ा गर्क किया, ठीक है ना। और वो मजबूत कुव्वतों को तबाह करके रख दिया, ठीक है। वो अच्छा, अब आ जाए दूसरी बात ये कि 75 साल से तो इस्लामी ममालिक खामोश हैं। हाँ। मैं अब क्यों कह रहा हूँ कि अब मुनाफिक चेहरा उनका सामने है। 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको उनकी 2-3 वीडियोस दिखाता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देख जाएंगे ना, मैं आपको मान जाऊंगा। बच्चों की जिस तरह से वहां पे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह माओं के पेट में गोलियां मार, वो हमलों की वजह से बच्चे मर गए, ठीक है। जिस तरह छोटे बच्चे सोख्ता लाशें लेके माँ बाप चीखते फिर रहे थे, जैसे दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। मैं तो उस लम्हे को मुनाफिकत कह रहा हूं। ये जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं ना, बड़े बड़े अपने आप को मजहबी वो बड़े भाई और वो बनते, उनके चेहरे खुल के सामने आ गए। इसराइल ने खा जाना है हमें। इसराइल इतने से ने हमें क्या आलम इस्लाम को 45 मुल्क है, कितने मुल्क है हमारे, ठीक है ना, 50 के करोड़ 57, ठीक है। इन 57 मुल्कों को खा जाना उसने। अमेरिका, ये सब अमेरिका के गुलाम है, बेशक ये सब अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका गुंडा बदमाश जो है, उसकी वजह से कोई मुस्लिम मुल्क डर क्यों? अच्छा पूछे कि अमेरिका से कैसे डरते हैं? अमेरिका से जो उसके खिलाफ खड़ा होता है ना, शाह फैसल हो मार देता है, भुट्टो हो मार देता है, जमाल अब्दुल नासिर हो मार देता है, कज़ाफ़ी को मार देता है, अनवर सादात को मार देता है, वो क्या कहते हैं सद्दाम हुसैन को मार देता है। आप यू जस्ट नेम द मुस्लिम लीडर जिन्होंने थोड़ा सा सर उठाया, उसको जिंदा रहने दिया उसने, ठीक है ना। रोते रहे 45 साल बाद भुट्टो को जनाब अली गलत फांसी दी गई, और जिन्होंने दिलवानी थी दे दी। भुट्टो ने ऐसे करके पर्चा लहराया था साइफर। भुट्टो ने कहा था कि ये मुझे हेनरी किसिंजर ने खत लिखा है कि मैं तुम्हें निशान इबरत बना दूंगा, उन्होंने बना दिया क्योंकि उनके पास टूल्स हैं। उन टूल्स को जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर बाकियों को कान हो जाते हैं। फिर बाकी ऐसी लीडरशिप को लेके आते हैं जिनके छोटे छोटे मुफादात हो। आज मियां नवाज साहब वो नाजमीन के लेवल के इजलासों की सदारत कर रहे हैं ना, ठीक है। सो
मैं ये जो लेकिन ईरान की जुर्रत को तो सलाम है ना। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हालांकि आपको पता है मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ आबाद है? ईरान में जी। ठीक है ना, तुर्की में। ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा प्योरली वो है, वहां पे भी यहूदी आबाद है, तुर्की में भी आबाद है। लेकिन असल चीज ये है कि मैं कहता हूं उसने शुरली पटा के चला, उसने बता दिया ना। हम रिएक्ट करना जानते हैं, हमें आता है रिटेलिएट करना। बाकी मुस्लिम ममालिक वो कभी घुसता है लिबनान तबाह कर देता है, कभी वो घुसता है शाम पे तबाह कर देता है, कभी जॉर्डन पे हमला कर देता है। आप सारे वो भेड़े हैं जो एक तरफ खड़े हैं और कसाई एक एक को जिबा कर रहे हैं, और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं अपने वक्त का कि हमारा वक्त कब आएगा। और ये वक्त आ जाएगा इन लोगों के ऊपर, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये दौलत, ये पैसा, ये तेल, ये कोई काम नहीं आना किसी के। मलिक साहब 24 अप्रैल को आ रहे हैं ईरानी सदर, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कितना अहमियत का हामिल है पाकिस्तान का दौरा ईरानी सदर का? देखिए बहुत अहमियत का हामिल है उसकी। एक बड़ी, एक तो ये रीजनल, एक पूरा रीजन के लिए बड़ा टाइम, और ईरान की जंग का मतलब पाकिस्तान हमारा हमसाया है। मतलब अब वैसे तो रिलेशनशिप अपनी जगह, हमसाये में जंग हो तो आप किस तरह पाकिस्तान ने मना नहीं कर दिया कि नहीं भाई नहीं वहीं रहे? वो अलग बात है। जो इस वक्त जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे अहम चीज़ है जो पाकिस्तान ने, अगर आप ये ज़हन में रखेंगे, इसका क्रेडिट सदर जरदारी को भी जाएगा, क्योंकि ईरान का जो पाइपलाइन का पाकिस्तान से मुआहदा था उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की। और अब जोर सदर जरदारी के आने के बाद वो आ रहे हैं। अब सवाल जो समझने वाला है, ईरान ने हल्की सी धमकी पाकिस्तान को दी है कि अगर ये पाइपलाइन आप अपने हिस्से की नहीं करते तो पता है कितना, 18 बिलियन US डॉलर का जुर्माना है पाकिस्तान में। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल केस ले जाएंगे, और हम तो मशहूर हैं पूरी दुनिया में रुपए के लिए लड़ते हैं, 1 बिलियन डॉलर के लिए, 2 बिलियन डॉलर की। आप जरा सोचो 18 बिलियन डॉलर मेरी मतलब कंप्रीहेंशन से बाहर है, ये कितना पैसा है। हम तो बच्चे बूढ़े हो गए सुन के कि 1 अरब डॉलर मिलेगा, 18 अरब डॉलर का सिर्फ जुर्माना है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ये सबसे बड़ा इस दौरे में जो पॉइंट है, इसमें एक और भी कैच है। अगर ईरान पाकिस्तान में पाइपलाइन लाता तो ईरान की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के रास्ते वो इंडिया को भी तेल दे, इंडिया को भी गैस दे। तो देयर इज ए चांस कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हो जाए। अगर ईरान से यहाँ तेल देखे, तेल आपकी जिंदगी है जी, तेल आपकी लाइफ है। अगर यहाँ से गैस पाकिस्तान से निकलती है, ईरान वहाँ पे भी ले जाता है, पाकिस्तान से भी, तो एक तो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा रिलीफ होगा, सस्ती हो जाएगी एनर्जी। इसी तरह अगर इंडिया की डिपेंडेंस पाकिस्तान पे बढ़ती है, ये मेरी राय है, तो इससे रीजन में प्रोग्रेस होगी, रीजन बेहतर होगा। और मैं आपको छोटी सी खबर भी देता चाहूँ कि ये जो रजीम है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये कहीं ना कहीं इंडिया से एक रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे होमवर्क हुआ है। इससे ज्यादा मैं लंबी बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा ये प्रो है इस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट है। और ये जो हुकूमत बनी है, ये एक आइडिया लेके आए थे कि हमने इंडिया के साथ सॉफ्ट होना है। और खां पे एक क्रिटिसिज्म भी है इन लोगों का कि वो जनाब जरा अकड़ खान था, वो चढ़ जाता था, वो उसने कहा मोदी की ऐसी तैसी। तो ये इनकी ये भी प्लानिंग है। एक मैं जाते जाते आपको खबर भी दे दूं, एक नेगेटिव खबर भी बन गई है नून के लिए। नून के लिए खबर बन गई कि पाकिस्तान को एक बंदा गुम हो गया पाकिस्तान का, उसका नाम है वजीर खजाना, वो पता नहीं किधर चला गया। हाँ। वो मेरे ख्याल से राणा साहब को पता है। मैं उसकी खबर आपको डिटेल बाद में दूंगा। चले मैं राणा साहब से पूछ लेती हूँ, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का कहीं नजर आया साहब, कितना अहमियत का है? मैं डिटेल आपको बाद में दूंगा। देखें बात ये है कि CPEC का क्रेडिट जो है ना मियाँ साहब लेते हैं। हाँ जी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कि CPEC का आगाज आसिफ अली जरदारी के दौर में हुआ। अच्छा। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है, ये आप देख लें। इसी तरह ये ईरान गैस पाइपलाइन जो है, ये आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुई। अब बात को समझें आप, वो जो जुमला मैं आपको बार बार कह रहा था ना मुस्लिम हुक्मरानों का, हाँ जी, हम इतने बेबस और मजलूम किस्म के कौम हैं, ठीक है, कि अमेरिका साहब फरमाते हैं कि ये गैस पाइपलाइन आपने नहीं लेनी, वो साडा मामा लगता है, और चाचा लगता है साडा, डर भी जाते हैं ना, ठीक है ना। क्यों हम उससे डरते हैं? हाँ। क्यों हम ये उसे नहीं कहते कि भाई ये हमारी बका का मामला है, हू द हेल यू आर, आप हमें कह रहे हो कि जी ऐसे नहीं करना। वो इराक को भी उसने कहा था, उसने पता ईरान से ही ले रहा है गैस, इराक ने तो इनकार कर दिया, तबाह हाल इराक ने इनकार कर दिया, हमारे हम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो कोई अगर खड़ा हो के उसे किसी आंखें दिखा के एब्सोल्युटली नॉट, हम उसको फिर कहते हैं कि लो जी सारे इकट्ठे हो जाओ। वो ये हमारे मुफाद के ऊपर, वो ये हमारे बुजुर्ग अमेरिका को कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। इसकी क्या जरूरत है? कौमें गैरत से बनती हैं और गैरतमंद लीडर्स से बनती हैं। और
लीडरशिप गैरतमंद होती है तो चीजें ठीक हो जाती ऐसा ही हैं। है। अगर हम अपने कशकोल लेके इस पे फख्र करते हैं कि हम वो कशकोल लेके फिरते हैं और हमें हर जगह पे, तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और फिर भी दिवालिया होता आज है। जो लिस्ट जारी हुई है दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक की, उसमें इंडिया बांग्लादेश हमसे ऊपर है। हाँ जी, हम तो बहुत पीछे हैं। तो क्या बांग्लादेश बनने के बाद को सोना उगल आया था? क्या ऊपर से कोई हीरे जवाहरात उतर आए थे? ये इंडिया 1990 में हमारे साथ डिफॉल्ट होने जा रहा था। आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। 4,500 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की उनके वो है रिजर्व्स। हम 1 मिलियन के लिए भागते फिर रहे। फिर हमें नहीं समझ आ रही कि यार ये हमारे साथ हुआ कैसे, किसने किया? फिर हम वहीं पे खड़े हुए। ठीक है ना, शेर दे नारे वजनगे, मियाँ एक बारी फेर, पता नहीं क्या शेर एक बारी फेर, कौम को नवाज दो। मियाँ साहब अगर कौम से इतने ही मुखलिस हैं तो क्यों नहीं क़यादत करते? अपने भाई को क्यों आगे धक्का दे दिए? या तो कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, यानी चट भी तो पट भी मेम जंजर में सब कुछ तुम्हारा है। या तो तुम्हारी मर्जी की चीजें मिलेंगी तो कौम से मोहब्बत करोगे, नहीं मिलेंगी तो कहोगे तू अपने प्राणों के लिए तू कर ले, मैं तो कौम से मोहब्बत नहीं कर रहा। ये कौन सी लीडरशिप है? चलें, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। मलिक साहब, पॉइंट आपका मैं लूंगी इस पर रिस्पांस भी, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम सऊदी वफ्द जो पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कितना इंटरेस्ट शो किया जा रहा है सऊदी अरब की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और सऊदी अरब पाकिस्तान में दिलचस्पी शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो इससे कबल ही इलेक्शन से पहले नून लीग की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से बारहा कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो सऊदी अरब की जानिब से काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाएगी। और हमने देखा एक हफ़्ता हुआ है, एक हफ़्ते कबल जो दौरा है शहबाज शरीफ की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, उनकी कैबिनेट की जानिब से वहाँ पर किया गया और इसके एक हफ़्ते बाद ही ये वफ्द पाकिस्तान पहुँचा है। कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा? सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान पहुँचा है। मलिक साहब, इसको हम ज़ाहिर है मामूली तो नहीं ले सकते, लेकिन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होने जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और ये हमें ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करनी चाहिए। डेफिनेटली सेलिब्रेट करनी चाहिए। थोड़ी सी मैं सागडार के बारे में आपको थोड़ी सी तफसीलात देना चाहता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ इस वक्त वो वज़ीर खारजा आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान का हमसाया है। कोई आपको उन्होंने कोई मीटिंग नजर आई हो, होता है ना कि हर वजीर अपनी अपनी कैबिनेट में जाता है, लोगों को बैठता है कि भाई क्या है ईरान में, हमने क्या पाकिस्तान की पोजीशन होनी चाहिए, कोई आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई नज़र नहीं है। तो उनकी कोई शिकायत भी किसी ने लगाई है वज़ीर आज़म साहब से कि जनाब ये आपने किस किस्म का वज़ीर ख़ारजा रखा है, ज़रा सोचें। और इतनी सेंसिटिविटी है। दूसरा आपका सवाल खुद ही आ गया कि सऊदी अरब के किंग यहाँ पे और वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आ गया। और मुझे इतलात ऐसी भी मिली है कि होता है कि वज़ीर मेहमानदारी भी को बनाते हैं, उसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसी तरह ईरान वाले आ रहे हैं, तो पाकिस्तान खारजा हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है। ईरान वाइज, सऊदी अरब वाइज, तो मैं थोड़ा सी बात से आपकी हट रहा हूँ। तो उसमें जो जब शिकायत आई है तो ये एक नई गेम डाल दी है अपने आप के वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा जनाब बिलावल साहब तो इतने समझदार बंदे हैं, वो तो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो बही हो गई थी, वो तो ऐसे शू करके जाते थे, शू करके बयान दे देते थे। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, शक्ल उनकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ना एक तीर में दो निशाने किए। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि जनाब इनसे कहिए, जरदारी साहब से कहें कि वो उनको वज़ीर ख़ारजा बनाए। तो ये मैंने कहा मैं आपको चलते चलते खबर दे दूँ। तो इसमें थोड़ा सा एक तनाव चला है। कहीं डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की बातें, कहीं वज़ीर ख़ारजा बनाने की बातें। वज़ीर ख़ारजा नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है और फिर वज़ीर दाखिला टाइम दे दिया था। हाँ, तो फिर चेयरमैन पीसीबी ने न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। फिर वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन पीसीबी को ब्रीफिंग दी कि इंतजामात क्या किए गए हैं सिक्योरिटी के। ये मोहसिन नकवी साहब एक ही वक्त में क्या क्या करते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई नहीं मिल रहा ना तो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर ख़ारजा भी बना दिया जाए। दाखिला खारजा, मेरा ख्याल है कि ऑल इन वन जो है बहुत हो जाएगा। नहीं, बहुत हो जाएगा, उनके लिए बहुत कम है। बल्कि मुझे तो ये राना सनाउल्लाह की बात में 100% यकीन है कि उनकी मेहरबानी वो वज़ीर आज़म नहीं बने। हाँ जी,
अगर वो वजीर आजम बन जाते तो हम क्या कर सकते थे। हाँ जी। तो मेरा इसके ख्याल साथ एक और भी बड़ा अहम पॉइंट था, तो उन्होंने साथ ये भी करना राणा साहब ने कि इनका आना हमारे लिए गारंटी है, हमारे लिए बड़ा हाँ बचत है। जरा इस पे भी हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही मलिक साहब कि भाई अगर आप चले भी जाएंगे तो उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने यही रहना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, क्या मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान का सबसे कामयाब वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो थे, ठीक है, और उन्होंने अपने, क्योंकि उनका कद वजीर खारजा से भी बड़ा था। एक तक मुलाकात में जब अमरीकी सदर मेरे ख्याल कौन था, निक्सन था, तो उसने कहा कि मैं भुट्टो से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, तो अगर ये अमेरिकन होता तो ये मेरा वजीर खारजा होता। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं प्रेसिडेंट होता। वो छोटा सोचते ही नहीं थे, बड़ा आदमी था, ठीक है ना वो अमरीकी सदर से मुलाकात में पानी का गिलास बार बार पीते थे, ना वो पर्ची पकड़ के और किसी ने शरारत की पर्ची वो दे दी जो प्याज गंडे लाने थे, वो उन्होंने वही पढ़नी शुरू कर दी कि 5 किलो गंडे वजीर सदर साहब में थे। वो एक बात थे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी एक कामयाब वजीर खारजा था, जिसने चारों तरफ एक अपना वो किया, और उसका सम्राट भी आए। मैं समझता हूँ कि हमें फिर एक ऐसे वजीर खारजा की ज़रूरत है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल, जिसका सियासी कद और जिसका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इस लेवल का हो कि वो इन चीजों को डील कर सके। तभी मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम थोड़ा सा ये भी जरूरी था वजीर खारजा का डिस्कस करना। एक बात पक्की है कि आपके वजीर खारजा जो इस वक्त है वो गुमशुदा है। अच्छा, आपने जो सवाल किया था सऊदी अरब के हवाले से, देखिए पाकिस्तान का छोटे टाइम में सीधी सीधी नंगी सही बात में करने लगो। पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की जरूरत है उसका नाम है डॉलर। डॉलर आपके पास नहीं है, आपने पेट्रोल डॉलर से लेना है, आपने बिजली डॉलर से बनानी है। मुख्तसर बात यह है कि इतना बड़ा आप पे अजाब बना हुआ है, इसीलिए डॉलर के महंगे होने से आपकी महंगाई है, यानी कि हमारे लिए अजाब ही है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको याद है आर्मी चीफ का, अब पाकिस्तान में कभी इस तरह के कम बयान आता है आर्मी चीफ के कि जितने पैसे आएंगे, मैं एक आपको पता है एक नया पूरा सेटअप ही उन्होंने बदल दिया। एक पैलेट सेटअप है कि जो जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी उसको सिक्योरिटी डिफरेंट मिलेगी, वो रेड कारपेट जो हमारा वो ब्यूरोक्रेसी उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें इम्कानात हैं 20 से 21 बिलियन डॉलर के टोटल जो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। इसमें उसमें भी कोई 7-8 बिलियन डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो एयरपोर्ट्स भी वो ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें और भी बड़े प्लान्स हैं। एक रिफाइनरी है वो वहाँ पे ग्वादर में, जो पेट्रोल साफ़ करने वाला काम होता है, रॉ मतलब तेल आएगा वहाँ से साफ़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली ऐसी कोशिशें की हैं, और मेरा ख्याल है ये एक अच्छी सोच इस तरह है कि बजाय आप एड्स लें, बजाय हर वक्त उनसे लोन मांगें, कभी कहीं 1 बिलियन हमारे पास वो रहन में रख दें, हम महफूज रखेंगे, हम शीशे में रखेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, तो आप बेहतर है उनसे इन्वेस्टमेंट कराएं। तो इस वक्त जो प्लानिंग है ना, वो इनसे 20 बिलियन डॉलर प्लस की सऊदी अरब से पाकिस्तान की प्लानिंग है, और इस ट्रिप में हो सकता है 7 से 8 बिलियन डॉलर आपको मिल जाए जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आगे। अब आगे भी बड़ी नेगेटिव खबरें हैं। नेगेटिव खबरें ये हैं कि हमारी जान नहीं छूटनी, अगले 5 साल में 100 अरब से बिलियन से ज़्यादा हमने वापस करने हैं। तो ये समझ लें कि आपको सांस मिल रहा है, ये ऑक्सीजन है। तो इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अगर आप में डॉलर्स आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप पे इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिर कहीं ना कहीं सांस मिलेगा। राणा साहब, सऊदी वफ्द आ गया पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। अब रोने के दिन गए, हंसने के दिन आ गए, लगता है आपको ऐसे ही होगा? गुलाम अब्बास का मैं अफसाना पढ़ रहा था, तो उसका कोई थोड़ा बहुत मुझे जो मुख्तसरन के उनके घर को मर्ग हो जाती है, तो लोग उनको घर को खाने वाने को भेज देते हैं कि इनके मर्ग हुई है। तो दूसरे दिन के तीसरे दिन उनका एक छोटा बेटा अपने बाप से कहता है कि अबू हमारे घर में अब कौन मरेगा, ताकि लोग हमें खाना दे सकें। अगर हमने इसी तरह खाने इकट्ठे करने और जो हमारे यहाँ घर में बैठे हुए लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जाने, और बाहर से जो कर्जे आने हैं और वो भी तकसीम हो जाने हैं, तो मुझे तो इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये कहानियाँ मैं बहुत पुरानी सुनता आ रहा हूँ। जब शहजादा सलमान आए थे, 4 साल पहले आए थे खान साहब के दौर में, तो जब खान साहब ने गाड़ी चलाई थी और वो उनके साथ अकेले बैठे थे, जब खान साहब ने उन्हें कहा था कि सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी मजदूर मेरे बहुत दिल के करीब हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा, और हर वेले गरीबा की गल करता। मुझे बड़ा अजीब लगता है उसका, हर वक्त कमज़ोर की गरीब की। अच्छा, फिर वो उन्होंने तब भी
ऑयल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का मुआहदे का ऐलान किया था। हाँ जी। कोई अब तक अगर सऊदी अरब हमारे मुआहदों को इकट्ठा करें तो कोई $100 बिलियन से ऊपर के मुआहदे हैं। खाली मुआहदों से कुछ नहीं होना। हाँ। प्रैक्टिकली जो है जब तक हम किसी चीज को नहीं करते, ये मलक ने कहा है अल्लाह करे इसकी जबान मुबारक हो कि वो $8-10 बिलियन हमें दे जाए। हाँ, 7-8 लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी तो इकोनॉमी पे इतनी ग्रिप नहीं है। हाँ। मलक तो अपने किचन का सामान भी खुद लेके आता है, गंडे प्याज इसकी बड़ी मजबूत है। इसका मतलब इकोनॉमी, ठीक है ना। तो हाँ, जो किचन चला सकता है उसकी इकोनॉमी पे नजर हो सकती है, मेरी नहीं है। तभी ईद के दिनों में इतने सैर सपाटे करने चले जाते हैं। पूछे मेरी जरा थोड़ा सा कहीं अड़ा हूं कि क्या IMF के मुआहदे के बगैर कोई मुल्क हमें सपोर्ट कर सकेगा? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि IMF से मुआहदे के बाद ही सब कुछ होगा जो चले मलिक साहब रोशन डालें। अच्छा, इसको मैं खुला जवाब दे देता हूँ। ये उसी की सारी कामयाबी है। क्या? पाकिस्तान जो फंसा होता है ना IMF से, आपकी जो उन्होंने गर्दन पकड़ी होती है, आपको थोड़ा सा, एक मैंने पहले भी शो में बताया था, एक स्विट्जरलैंड में ये सारे दुनिया के अमीर लोग जो वजीर ख़जाना टाइप इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे सऊदी अरब के वजीर ख़जाना साहब का बड़ा पिछले साल का बयान बड़ा बामैनी था। उन्होंने कहा था अब हम दोस्त ममालिक को इमदाद नहीं देंगे। एक ज़माना था वो जिस तरह हमारा भाईचारा नहीं होता कि मैं यारा बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं, मुझे उन्होंने कहा जो मुल्क IMF के साथ जिसका एग्रीमेंट होगा उस रूल्स के तहत हम आप पैसे देंगे। तो ये तो आप क्लियर हो जाए। जब आप IMF के साथ नहीं मुआहदा करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान का जो है ना टिल्ट अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ जाना होता है। वो इसलिए कि 17% अमेरिका की से है उसमें। आप आगे सुने, IMF से जब आपका मुआहदा होगा तो फिर जिंदा होगा वर्ल्ड बैंक, फिर जिंदा होगा एशियन बैंक, फिर जिंदा होगा पेरिस क्लब, फिर आपके ये दोस्त ममालिक। तो पाकिस्तान की जो सारी, अल्लाह का शुक्र है, उधार तो हमने लेना। हमने एक तो वादा पक्का किया हुआ है ना कि हमने इंसानों की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होना। हमने एक पक्का वादा किया, 76 साल से निभा रहे हैं, खाना उधार खाना है। तो अगर आपने ये फार्मूला रखना है तो पाइए आप IMF से। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट को मैं कोट करती हूँ कि बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दामात, और इसका हुक्म भी दे दिया उन्होंने। और दूसरी जाने पेट्रोल भी महंगा होने वाला है, तो क्या करें इन अमली अहकामात को? कि मेरे कत्ल की बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना, और लोग मर गए यार। आप अभी कह रहे हैं, क्या कहा कि क्या करें? अमली इक़दामात करें, बिजली कमी को, बिजली चोरी को रोकने के लिए। अभी आप सोचें कि सिर्फ अभी अमली इक़दामात सोचे जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, हुए नहीं है। और कीमत किस तरह? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ साहब पिछले 35 साल से तो इक़्तिदार में हैं ऑफ एंड ऑन, ठीक है ना। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता बनाए भाई जिससे को हम ये कम कर सके। 35 साल एक शख्स हुक्मरान रहा है। हाँ। एक खानदान 35 साल से 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग हुई थी, ठीक है, जब उन्होंने वो बना के दी थी, क्या वजीर खजाना बने थे, क्या बना के दिया था? 1981 में वजीर खजाना नहीं, वो बना के कोठी क्या दी थी? वो अपना जनरल जिलानी की बात कर रहे हैं। वो प्यार मोहब्बत हुई। अच्छा, प्यार मोहब्बत की इज्जत करते हैं, इस तरह तो ना किया। अच्छा, किसी की कोठी जरा प्यार में किसी की बनाएंगे तो आप जरूर उसको छेड़ना। यार आप मुझसे मोहब्बत करें, मुझे भी एक 6-10 मरले का घर बना दो यार। तब से लेके अब तक की फिर गिन लेना, बड़ों का एहतराम करना, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। और अगर आप ताकत में हो तो फिर एहतराम अब मुल्क से बाहर तब से हम मियाँ साहब हमें 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। हाँ। उनके भाई और वो खुद 4 दफ़ा वज़ीर आला बन गए। हाँ, वज़ीर ख़जाना रहे, और फिर वज़ारत उज़्मा में उनके पास बाकी वज़ारतें भी उनके हाथ में ही थी, ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब अगर आज ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें महंगी हुई हैं, भाई इसका कोई तदारुक करें, तो इससे बड़ा लतीफ़ा कोई और हो सकता है? इससे बड़ा जोक हो सकता है कोई? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट मलिक, जस्ट सॉरी, आई एम सॉरी, हम टैक्सेस किस पे देते हैं? तेल, बिजली, गैस, किस पर नहीं देते? एक मिनट ये पूछे ना। तेल, बिजली, गैस, ठीक है, और 1-2 चीजें, आटा, चलो आटा वाटा छोड़ दे। ये तीनों चीजें इन अहले इक़्तिदार को फ्री मिलती है। हाँ जी, ठीक है। ये तेल भी इन्हें फ्री है, हाँ जी, बिजली भी इन्हें फ्री है, गैस भी इन्हें फ्री है। तो साड़ी कीमत देते मौजा करी जा रहे हो, हमारे पैसों पे आप मौजे करते हो। आप भी दो ना पैसे यार। अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हो ना तो करें ना कौमी असेंबली, आज इजलास चल रहा है, रेजोल्यूशन पास करें कि कोई अरकान असेंबली जो है बिल दिए बगैर नहीं रहेगा, बिल दिए बगैर नहीं रहेगा। वो बिजली का भी बिल देगा, गैस का भी देगा, पेट्रोल की भी। मैं भी पेट्रोल लूं तो वो मुझे 400-300 का, और वो खरबोपति
इसहाक डार साहब भी ले तो उन्हें भी 300 का, हाँ। बल्ले भी बल्ले। ये है इंसाफ जमहूरियत का। सियासत ना छोड़ देंगे ये सियासतदान अगर ये काम कर लेंगे तो? मलिक साहब, वो इंसाफ बात तो फिर राना इसी को की कहते हैं बिल्कुल सही ना। है। अगर आप सारी चीजें छोड़ दें, देखें एक चीज तो आपका सीधा सीधा फेलियर है और उसके वजीर आज़म साहब खुद मान चुके हैं। तकरीबन 400 अरब रुपए की तो बिजली चोरी है, चोरी जिसको है, लाइन लॉस जो अभी कहते हैं। तक नहीं हम तो वो लोगों तो से मैंने हल तो हो नहीं पा ना और इनमें वो डालो जो इन्हें फ्री मिलती है, वो अलग डालो। अब आज की मैं खबर पढ़ रहा था ना, हर रोज ही खबर आई थी लेस्को का एक डाका पकड़ा गया। उन्होंने पता नहीं किसी एक एरिया में 68 करोड़ रुपए का डाका डाला है। डाका क्या है? डाका ये है कि मैं चलो मान लिया मैं भी गलत आदमी हूं, मगर यार मैंने बिजली इस्तेमाल की 20,000 की, तो उन्होंने 40 का बिल मेरे से ले लिया। आपने बिल किया 25,000, आपसे 50 ले लिए। 68 करोड़ का एक डाका पकड़ा गया है उनका लेस्को का। तो ये इतना जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ ये जो 400 मैं आपको असल बता रहा हूँ कि मान लिया वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, IPPs आ जाएंगे, रेट्स आ जाएंगे, अमेरिका आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, वो लंबी बहस है। मैं आसान बात कर रहा हूँ कि ये जो आप पाकिस्तानियों के साथ यकीन करने बस लफ्ज नहीं है, आप गरीब लोगों के जिनके अंदर खून के कतरे रह गए हैं, वो कतरे तक आप छीन रहे। 400 अरब के जो लाइन लॉसेस है ना, आप उनसे वो भी ले रहे हैं। मैं बिजली की भी बात ही नहीं कर रहा। 16 रुपए की जो रोटी कर दी है उन्होंने, आप इस पे मेरे बात साथ कर लेते निकल के ना, हाँ। आप मुझे 16 रुपए की रोटी खरीद के देनी है। अच्छा, और उसमें पूरे भी वजन की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पूरे वजन की रोटी खरीद देना मुझे। सना एक जरूरी है, एक पॉइंट जरूरी है। मैं रोटी कैसे सस्ती करें? ये है बदतमीजी मगर करना जरूरी है। ये जो आप रोटी सस्ती बोलते हैं ना, एक इसका एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आप एक खास वजन से कम आटा करेंगे ना, तो वो खुश्की उसमें आ जाएगी, उसमें वो ग़िज़ाइयत खत्म हो जाएगी, वो एंड सेहत के लिए मुज़र सेहत हो जाएगा। अब ये होता है ना फिल्मी हमारा सा काम होता है जी, मैं बड़ा अच्छा वजीर हूँ, मैंने हुक्म दे दिया, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं ठीक है जी 20 की रोटी हम 16 की करते हैं, वो आटा कम कर देंगे। जब आप आटा कम करते हैं उसमें खुश्की, मैं एक साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो आप लोगों की सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और रोटी सस्ती भी नहीं होनी। अच्छा, मैं आप लेकिन छापे मारे जाएंगे तंदूरों पे और टिकटॉक पे वीडियोस भी लगाई जाएंगी। छापे की सुन ले, मैं आपको, मैंने जो अभी बिजली पे बात हो रही थी, अब से 1 साल पहले एक स्कैंडल आया कि ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड कंपनी है ना, लेस्को, फेस्को, हेप्को, ये स्केस्को, ये इन सब ने ओवर बिलिंग के नाम पे अरबों रुपए इस कौम से लिए हैं। ऐसा ही है। 15 दिन पहले एक खबर आई कि जी इनकी ओवर बिलिंग के ऊपर एक तहकीकाती टीम बन गई। यार हो, ये भी तहकीकाती टीम ही बनाई जा रही है। अभी भी अब सिर्फ तहकीकाती टीमें बनाई जाएंगे, बस हमें ही डूब मरना चाहिए। हम मर जाएंगे तो हमारी कब्र के ऊपर खड़े होकर तुम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पढ़ोगे। ट्रू। सबको पता है कि कैसे कैसे पैसे, कितना जुल्म है कि मैं 300 यूनिट पे मेरा टैरिफ ये है, हाँ जी। और अगर मैंने 300 यूनिट एक फालतू इस्तेमाल किया तो मेरा टैरिफ 800 यूनिट वाला हो जाएगा। यार को खुदा का खौफ करो यार, वो तो है ही नहीं। आप डिफेंस के 100 मरले के 100 कनाल की कोठी और मेरे 3-2.5 मरले के घर को, दोनों को बराबर कर रहे हैं आप। हाँ। आप कैसा मुल्क है यार। और फिर वजीर आजम हमारे कहते हैं कि मैं शबाना रोज मेहनत कर रहा हूं और शबाना रोज जो है वो ये मैं वो चीजें तहकीकात कर रहा हूं, और तहकीकात में आपने पहले 17 महीने गुजार दिए, हुन फिर गुजार दोगे। एक शख्स सोशल मीडिया पे वीडियो बना के लिटरली गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को कि इतना सा मेरा कमरा है और आपने 40,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया है, कोई एसी नहीं था, कोई कूलर नहीं है, एक पंखा है। एक जमाना था, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ कि आप लोग ना गर्मी में रोते रहते थे बिजली बिजली बिजली, और सर्दियों में थोड़ा सा पाकिस्तानी को सुकून था। हाँ। अब हर बंदा पता क्या करता है, यार गैस का बिल कितने का है, आज सुन ले, मैं आज दोस्तों के साथ बैठा होता, 600% इंक्रीज, 600, ये गैस की मैं हाँ दो दिन सालों में 600, मतलब मेरा आप अंदाजा लगाएं, जब रियासत जो माँ जैसी है, जो आपको इस तरह कारोबार आपसे करे, जो 1 रुपए की चीज 600 रुपए की कर दे, मुझे बताए। अब नान वाले तो मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ, कहते जी हम कारोबार कर देंगे इस गैस में। मलिक साहब नहीं, और आज आके फिर गरीब पर ही जोर टूट रहे। अभी ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने से कुछ 24 हलाकतें। अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाकिन को सब्र दे। मैंने ये खबर अपने एक साथी को कही कि आसमानी बिजली गिरी है, 24 बंदे उसमें शहीद हो गए। तो उसने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे डर ये कि जो बिजली गिरी है ये भी कहीं बिल में ना आ जाए। ठीक है ना, इतने जालिम लोग हैं ये कि वो आसमानी बिजली का भी कहीं हमें बिल ना भेज देते हैं। ये आप किस तरह आप अपने आप को हर दफा, मैं तो मेरा शिकवा ही सिर्फ मियाँ साहब से है, कौन से? बड़े मियाँ साहब से। मेरा शिकवा ये है कि मियाँ साहब आप वहां से आए थे और आपने कहा था कि मेरे पास मसाइल की कुंजी है,
ठीक है, और वो कुंजी पे बड़ा शोर मचा था, चाबी है, ठीक है ना, तो वो चाबी शहबाज शरीफ को दे दे, वो खुद आके राना बड़ा सियाना, इसका मतलब है कि मियां साहब टीवी पे आके कि जी मैंने नहीं ये कहा था, फिर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। वहाँ बड़ा फंसाया तुम। सुन रहे हैं चलें ठीक है, मैसेज पहुंचाते हैं आपका आगे, लेकिन ब्रेक अनाउंस करनी है मुझे। ब्रेक से वापस बाद 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद कितना कामयाब हो पाएगा हुकूमत को गिराने में, इस पर बात करेंगे। और भारत पाकिस्तान में क्या करता फिर रहा है और किस तरह से दंदनाता फिर रहा है, क्या कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से हो रही हैं, रॉ की जानिब से हो रही हैं, इस पर भी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबी धांधली, मैंडेट, चोरी के खिलाफ 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद बन चुका है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कराची में भी जलसा करना है, पंजाब में भी जलसे अनाउंस कर दिए गए हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। राना साहब, किस तरह से टफ टाइम दे पाएगी ये अपोजिशन इत्तेहाद? और रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन तीनों सियासी जमातों से तो बात नहीं हो सकती, दीगर सियासी जमातों को भी साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करें। तो बाकी रह कौन जाता है अगर हम क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग को निकाल दें? हाँ। बाकी तो सारे शामिल हुआ और वो उनके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान से अभी कोई बात नहीं हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान अपना भाव देख रहे हैं। हाँ। जहाँ अच्छा लगेगा वो सियासतदान है, वो उसको कैश करा लेंगे। और इनका असल इम्तहान जो है वो शुरू होगा जब ये पंजाब में आएंगे। पंजाब की आवाम उनके साथ बाहर निकलती है या नहीं निकलती, ये डिसाइसिव लम्हा होगा। सही। और पंजाब में चूंकि KPK वाला माहौल नहीं है, KPK में इनकी हुकूमत है। हाँ। और वहाँ KPK में इनकी जो सियासतदान है मुस्लिम लीग सॉरी PTI से वो खुले फिरते, स्ट्रेंथ है, तगड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे तो सारी क़यादत ही भागी हुई है। हाँ। हमाद अजहर से लेके मियाँ असलम इकबाल तक और सारी क़यादत भागी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऑन ग्राउंड्स जो है करेगा, वो मरवत तो नहीं कर सकते, क्योंकि मरवत का पंजाब में टिकटॉक तो पॉपुलर हो सकता है लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। अच्छा। इसी तरह रऊफ साहब का भी ग्राउंड में कोई उनकी पोजीशन नहीं है पंजाब में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं पर क्राउड पुलर जो हैं वो सारे रूपोश हैं। हाँ। अभी इन्होंने वो लिस्ट जारी की है जो पंजाब के मामलात को देखेंगे, उसमें मैं देख रहा था सारे ही वो हैं जो नोमिक में मतलूब हैं। अच्छा। तो वो कैसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? सो पंजाब में PTI का असल इम्तहान है और इस इम्तहान में अगर PTI कामयाब हो जाती है, लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, तो एक बड़ा जैसे सीन बन सकता है। लेकिन एक बात बस और सुन लीजिए कि PTI कहीं इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत गिराने में। अच्छा। PTI कहीं इंटरेस्टेड नहीं है अपनी हुकूमत बनाने खान में, की रिहाई के लिए इंटरेस्टेड। ये सारा कुछ एक पॉलिटिकल गेम है। उनकी अच्छी स्ट्रेटजी ने मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म कर दी। अब वो इस स्ट्रेटजी से शहबाज शरीफ की पंजाब से सियासत खत्म कर देंगे और पंजाब में हो सकता है कि एक वक्त पीपल्स पार्टी और PTI में मैच पड़े। अच्छा। हाँ जी, ये बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है राना साहब ने। लेकिन पंजाब में अगर जलसे नहीं कर पाते, जिस तरह से स्केड्यूल सामने आ चुका है तरीके इंसाफ के जलसों के हवाले से, और 6 जमाती अपोजिशन ये इत्तेहाद है, तो टफ टाइम तो फिर मेरे ख्याल से वज़ीर आला पंजाब देंगी इनको। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सीन है ना, उसमें अचकज़ई साहब को आपने हेड बनाया इसका, तो मतलब मैं अच्छा नहीं लगता किसी पे तनकीद करूँ, हर बंदे की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। हाँ। मगर अगर मैं होता ना तहरीक इंसाफ, तो मैं चाहे पाँव पकड़ता या कुछ करता, मैं मौलाना को इसका हेड बनाता। उसकी 2 वजह हैं, एक तो वो तजर्बाकार हैं, दूसरा उनके पास मैन पावर है। अचकज़ई इवन बलूचिस्तान में इन नहीं है, कोई उनकी मुझे बता दें, कोई उनकी MNA कितने हैं, MPA कितने हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो आप शुरू कर लें बलूचिस्तान से, जो आपका थॉट है। हाँ। बाकी मैं बड़ा एक इम्प्रेस हुआ राणे के एनालिसिस से। एग्जैक्टली ये मेरा अपना भी यही पॉइंट है। जो आपका सारा चेक टेस्ट है वो पंजाब, और पंजाब का अगला चेक टेस्ट एंड गए इस्लामाबाद है, जहाँ आपने जाके फाइनल मैच करना है। तो मुझे जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें मैं एक छोटी मोटी जो मेरी इतलात है, मरवत साहब यहाँ पे एक दफ़ा पंजाब में आए थे, बहुत पुराने वक्त, एक दफ़ा का जिक्र आए थे, तो एक बहुत बड़े अफसर से उन्होंने वादा किया था कि मैं दोबारा पंजाब नहीं आऊँगा, तो इसलिए उनको जाने दिया गया था। हम समझ या करो ना। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे साथ पंजाब में बुरा सलूक हुआ तो KPK के लोगों बाहर आ जाना। तो वो मेरा जो आर्गूमेंट है ना, असल में ये नहीं कि मैं पंजाब में हम बैठे, मैं आर्गूमेंट कर लेना को डेमोक्रेटिकली
डेमोक्रेटिकली पंजाब है 62%। अगर पंजाब वार्म अप नहीं होता, अगर 62% लोग आपके साथ नहीं होते, और उसके लास्ट जो इनकी कॉल थी, आपको याद है कि संडे को खान साहब ने कहा था कि आपने बाहर आना है, पंजाब बिल्कुल पुरअमन रहा। फिर मुझे अभी तक याद है खान साहब को जब गोलियां लगी हैं, और मेरे लिए वो, मैं ज़ाती एज ए शहरी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मुझे आज तक वो समझ नहीं, देयर वाज नो रिएक्शन कि आप कहते हैं हमें बड़ा से प्यार है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, फलां फलां फलां, वो कह रहे यार मेरी FIR, और FIR किसको कह रहा है कि उसका अपना वज़ीर आला पंजाब है, एक ASI उसकी बात नहीं मान रहा, कोई एहतजाज नहीं था। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपने वार्म अप ना किया, अगर पंजाब ना आए, तो आपको नेगेटिव नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जब आप किसी को थ्रेट देते हैं ना, एक पॉलिटिकल बात है, तो आप थ्रेट में अगर वो फेल हो जाते हैं ना, तो फिर आपको बहुत लंबा टाइम आप पीछे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको अगर हमला करना है तो भरपूर करें पॉलिटिकली, अगर हमें नीवे नीवे खेलना तो उससे बेहतर तरीक इंसाफ को अपनी पार्टी के अंदर से भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यही वजह है कि खान साहब ने रीजन मना भी है करके ना। बैन कर देखिए दिया ना जब बहुत सारे लीडरशिप जेल में हो, और खान साहब वैसे भी, ये मेरी जाती रहे, खान की एक हमेशा वीकनेस है, मैं क्योंकि काफ़ी खान को थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, खान इज़ नॉट ए गुड ऑर्गेनाइजर। खान की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, वो पार्टी में भी इस तरह का अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप देखते जाएं बंदे आते जाते एकदम उमैर न्याजी है, एकदम चढ़ा हो, एकदम गायब हो गया, एकदम फलां बंदा। आप अगर गौर करें, आप देखें ना, खान का कंसिस्टेंटली देखें, 15-20 साल में पहले एक चेहरा आता है, खोसा साहब आए हर वक्त, सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं। खान बड़ा समझदार आदमी है, खान किसी में भी देखता है ना कि थोड़ी सी भी जरा ये राणे की तरह पॉपुलर होने लगा तो खान साथ ही कहते हैं इसकी छुट्टी करा दो, पॉपुलैरिटी का मसला है या फिर कंसिस्टेंसी दिखा दो, एक बंदे की कंसिस्टेंसी। कितने पीछे 15-16 वकील आए थे ना, सब साफ हो गए, किधर गए हैं बताओ मुझे। देखिए अगर मुस्तकिल मिजाजी लीडरशिप में कहीं है तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी में है, अदरवाइज तो मुस्लिम लीग नून में भी इस टाइम 2 धड़े बने हुए, ठीक है ना, और वो आमने सामने, ठीक है। नवाज शरीफ धड़ा, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, खाकान अब्बासी नहीं, ये एक तरफ हैं और बाकी लोग एक तरफ हैं, ऐसा ही, ठीक है। वो तो सब जगह होता है। हाँ जी। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखें खान का क्रेडिट क्या है। क्या? बलूचिस्तान में जिस टाइम बलोची अलहदगी पसंद बेदर्दाना अंदाज में पंजाबियों को कत्ल कर रहे थे और वो मुल्क दुश्मन अपनी उसमें थे, तो उसी धरती के ऊपर जब PTI का जलसा होता है तो लाखों हज़ारों अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। ये क्रेडिट नहीं जाता इमरान खान को कि उस बलूचिस्तान जिसमें आपने इतना एक सेंसिटिव हम उसे समझ रहे हैं, हाँ। और वहाँ पे इंडिया और पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस धरती पे इमरान खान का जलसा होता है और लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो ये अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ मिरेकल। फिर दूसरी चीज सुन लें, नहीं एक और सुन लें, चलो सुन लें। अचकजई को क्यों आपने बनाया? हाँ, ये जवाब दे। ये हमेशा जो छोटे सूबे होते हैं इनको एक गिला रहता है कि हमें कभी लीड करने नहीं दिया जाता, ठीक है ना। आपने अचकजई को लीडरशिप दे के इतनी बड़े इत्तेहाद की एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान में ना पंजाब बड़ा है ना सिंध बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं, और अचकजई साहब छोटे सूबे के जो हैं वो हमारी क़यादत करेंगे। एक इट्स अ ग्रेट मैसेज अब बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में हम मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। वतन दुश्मनों का, अलहदगी पसंद जो फंडेड हैं, पाक फौज के नौजवान अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, अपनी शहादतें पेश करते हैं इस धरती की हिफाजत के लिए, तो उस धरती से अगर पाकिस्तान के हक में लीडरशिप उभरे और उस धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो ये मैं समझता हूँ इमरान खान का इतना बड़ा कारनामा है जो ये लोग नहीं कर सकते। अच्छा मालिक साहब, नून लीग जो है वो ये क्लेम कर रही है कि हम इनसे क्या डायलॉग करें, बात कैसे करें इनसे। ये बात तो सीधी तरह मैंडेट चोरी से करते हैं और कहते हैं कि 190-191 सीटें हमारी बनती हैं, दे दे पहले हमें, कैसे दे दें इनको सीटें, इस तरह से बात थोड़ी होगी, आगे थोड़ी बढ़ेगी। वो कंसिस्टेंसी है। खान साहब जब हुकूमत में भी थे और अपोजिशन में थे, और ये स्ट्रेंथ भी है उनकी, मैं एज एनालिसिस, हमारा काम तो एनालिसिस है, ये खान की ग्रेस भी है कि वो कंसिस्टेंट है इस मामले में कि ये मैंने बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी। हालांकि हुकूमत में एक डील नहीं करनी, वो तो डील को वो तो कहते थे, मैं वो तो शहनशाह हिंद थे ना, वो तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, हाँ। वो तो सेकंड टू नन थे ना, मैंने NRO नहीं देना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप 3.5 साल में बयान निकाल लें, सबसे ज्यादा बयान ये थे। जो आपने बात बलूचिस्तान की फरमा रहे थे ना राना साहब, तो मैं सोच रहा था कि एक वजीर आजम की, चलो हम मजाक भी कर लेते हैं,
हमारे माँ बाप ही होते हैं ना हमारे हुक्मरान, जिस तरह का हम रह रहे हैं। तो मुझे याद है हज़ारा की जो कम्युनिटी थी, टारगेट किलिंग हुई, वो बेचारे अपनी टारगेट किलिंग के बाद बाज़ारों में बैठे रहे शदीद सर्दी में। तो खान साहब को पता नहीं किसी ने कह दिया क्योंकि स्पिरिचुअली ये दिन सही नहीं है। हाँ, तो खान रिफ्यूज टू गो देयर। तो खान के बारे में कुछ बताना कोई इतना आसान नहीं फार्मूला कि वो बलोचिस्तान के इश्क में। वेरी क्विक रिस्पॉन्स भारत जो पाकिस्तान में करता चला आ रहा है और मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है भारत की जानिब से, और एतराफ़ भी भारत की जानिब से इसका खुला कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है कुछ। हम देख रहे हैं आमिर तांबा का जिस तरह से कत्ल घर में घुसकर किया गया। भारत को शटअप कॉल ज़रूरी नहीं हो गई इस टाइम पर? नहीं, शटअप कॉल होनी चाहिए, मगर मेरा हाल वो भी एक एस्पेक्ट है। मगर मेरा हाल पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला है, हमें दुनिया से बात ही नहीं करनी है, दुनिया से हम बता ही नहीं पा रहे, अपना केस ही नहीं कर। इसाकदार साहब है ना यार, इतने पॉलिश्ड वजीर खारजा हैं इसाकदार साहब, वो गुमशुदा यार, ठीक है ना। आपने देखा नहीं था बीबीसी को कितना शानदार इंटरव्यू दिया था, कितने एतमाद के साथ। मैंने तो कहा कि आपका वज़ीर खजाना सॉरी खारजा गुम है, मैंने तो आपको खबर दी है। जिसने इंटरव्यू लिया था उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, पसीने आ रहे थे, बार बार पानी पी रहा था। इसहाक डार साहब इतना एग्रेसिवली जवाब दे रहे थे और उसको हमने वज़ीर खारजा बना दिया। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, राना भी एग्री करेगा। अल्टीमेटली हमें दुनिया को बताना चाहिए कि सच, और दुनिया को ये असल चेहरा दिखाना चाहिए भारत का, कि ये भारत, अब भारत तो कनाडा में बैनुल अक़वामी गुंडा साबित हो गया ना, अमेरिका में साबित हो गया और कनाडा में साबित हो गया, पाकिस्तान में उनका वजीर दाखिला खुद एतराफ़ कर रहा है। हाँ जी। तो हमें ये मामला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए या फिर थोड़ी सी ठुकाई कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है मामला वहीं ले जाना चाहिए। ऑप्शन। मुझे सनान को, ताहिर मलिक साहब को, इसाराना साहब को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।